बताऊं तो इनका प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से क्रैश कर गया था। कोई लॉगिन नहीं हो पा रही थी। जो एग्जिस्टिंग लोग लॉगिन थे उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। जो ट्रेड्स ऑर्डर्स ऑलरेडी लग चुके थे, जो ट्रेड्स में कन्वर्ट हो चुके थे, उनको स्क्वायर ऑफ करने का कोई तरीका नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं हर एक सेकंड की मूवमेंट मार्केट में कहीं ना कहीं हमको बहुत परेशान कर देती है। हेलो, मेरा नाम गौरव है और आज हम मौजूद हैं ICFM में। मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं ICFM के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन मिस्टर लक्ष्य जैन सर। साथ ही साथ लक्ष्य जैन सर एक डे ट्रेडर भी हैं और ICFM के ट्रेडिंग फ्लोर पे जो भी रेगुलर एक्टिविटी स्टूडेंट अपने ट्रेडिंग डेस्क पे करता है उसका मॉनिटरिंग भी सर रेगुलर बेसिस पे करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ग्लिच जो हमने देखा फिनवेशिया ब्रोकर के ऊपर फ्राइडे सेशन में, और ये ग्लिच रिपीटिव देखा गया अलग अलग टाइम्स पे। तो सबसे पहले सर आप बताइए ये फिनवेशिया के ग्लिच के बारे में कि ये ग्लिच हमने जो मार्केट में देखा। थैंक यू गौरव जी। इस टॉपिक पे वीडियो एक प्लान करने के लिए गौरव जी, बहुत एक बड़ा ग्लिच आया था फ्राइडे को फिनवेशिया ब्रोकर के पास, जो कि एक कह दीजिए एक बहुत मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है जितने भी उसमें करंट ट्रेडिंग अकाउंट्स होल्डर्स हैं। और ये ग्लिच की मैं बात करूं तो ये कोई 5, 7, 10 मिनट का ग्लिच नहीं था। पहले ये ग्लिच आया 9:29 पे और फिर उसको रिजॉल्व किया गया 10:20 पे। तो आप मान सकते हैं करीब 50 मिनट तो पूरी तरह से ट्रेडिंग होल्ड रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनका क्या होगा, ग्लिच था क्या, उसके बारे में मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो इनका प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से क्रैश कर गया था। कोई लॉगिन नहीं हो पा रही थी। जो एग्जिस्टिंग लोग लॉगिन थे उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। जो ट्रेड्स ऑर्डर्स ऑलरेडी लग चुके थे, जो ट्रेड्स में कन्वर्ट हो चुके थे, उनको स्क्वायर ऑफ करने का कोई तरीका नहीं हो रहा था। लोग अगर मार्जिन अपनी पे आउट निकालना चाह रहे थे तो जो इनका एक बैक ऑफिस प्लेटफॉर्म होता है वो काम नहीं कर रहा था। बेसिकली पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। और उसके ऊपर जो सबसे एक चौंकाने वाली बात रही, जो इनका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम था वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। तो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, किस तरह से, क्या हम अर्जेंटली सेबी के पास जाएं या क्या हमारे पैसे का होगा। सबसे बड़ी बात थी जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे, और उस दिन मैं कहूँ कि फ्राइडे का दिन था, सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी। तो बहुत ट्रेडर्स ऐसे थे जिनकी सेंसेक्स में ओपन पोजीशंस थी, जो कि पोजीशंस काटना चाह रहे थे। सबसे पहले तो उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि मेरी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनका MTM है क्या मैं पॉजिटिव में हूँ या नेगेटिव में हूँ, और अगर नेगेटिव में रहा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरा इनका ग्लिच आया, उसके बाद 10:20 पे इन्होंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर इनका ग्लिच आया अराउंड 11:10 पे। उसके बाद फिर इन्होंने ट्रेडिंग 10:20 पे जब इनका रिजॉल्व हुआ था, उसके बाद ट्रेडिंग इन्होंने रिज्यूम कर दी थी। पर उसके बाद भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि पूरी तरह से ग्लिच सॉल्व नहीं हुआ। तो 11:10 पे इन्होंने ट्रेडिंग पूरी तरह से हॉल्ट कर दी थी और वो जाके सॉल्व हुआ 3 बजे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रेडर्स थे उनकी क्या एक मानसिक स्थिति रही होगी उस दौरान। सर जैसा कि ट्रेडिंग के बारे में हम बात करते हैं, ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो ट्रेडर ऑप्ट करता है और उसमें जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ब्रोकर की तरफ से एक ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कहीं ना कहीं हर एक सेकंड की मूवमेंट मार्केट में कहीं ना कहीं हमको बहुत परेशान कर देती है। और अगर हमारा ब्रोकर ही सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस टाइम पे पैनिक तो खैर बहुत ज्यादा ट्रेडर के दिमाग में आएगा ही। तो अगर ये पैनिक देखा गया तो इसको उस टाइम पे या आने वाले दिनों में अगर दोबारा देखा जाए तो उसको कैसे हम लोग फेस कर सकते हैं, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं सर? देखिए, 2 बातें आपके क्वेश्चन में। एक तो ये है कि क्या ये इश्यूज आएंगे। तो जैसे एक टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी इज नॉट 100%, वी कैन नॉट बी 100% श्योर ऑफ द टेक्नोलॉजी। भाई ये पुराने ज़माने की तरह एक रिंग सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप बोलियां लगा रहे हैं और आपकी बिड्स और वो मैच हो रही हैं। ये तो एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, ग्लिचेस हैं जो कि आ सकते हैं बीच बीच में। और मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई जब ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग खोलते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक क्लॉज होता है कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आया जिसमें ब्रोकर के पास कंट्रोल नहीं था तो उस केस में ब्रोकर की जिम्मेदारी नहीं बनती।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस केस में जितने भी ब्रोकर्स हैं वो बहुत मुश्किल होता है, या तो वो वॉलेंटरली भाई एक डिक्लेरेशन दें कि जो उस टाइम के ट्रेड से वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बीइंग अ गुड ब्रोकर वो एक अपनी गुडविल को बचाए रखें। पर अभी तक तो फिनवेशिया की तरफ से ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं आई है। एक खाली हाँ एक मेल आई है कि हाँ ये ग्लिच हुआ था, एक्सेप्टिंग द ग्लिच, और आज तो ऐसा ग्लिच नहीं आया। आज उनके पे आउट्स वगैरह भी रिलीज हो रहे हैं, तो आज तो चीज़ें नॉर्मल हैं। दूसरी चीज़ है इसमें कि क्या अगर ये इंस्टेंस आए तो किस तरह से इनको हैंडल किया जाए आगे फ्यूचर में, क्योंकि अगेन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में ग्लिचेस आएंगे। तो गौरव जी इसमें देखिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन्वर्स पोजीशन ले लीजिए अपने दूसरे अकाउंट में। तो ये चीज़ें कैसे होंगी कि आप एक और अकाउंट आप खोल के रखिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी होने की चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है कि दोनों ब्रोकर एक टाइम पे फेल हो जाए, अनलेस एनएससी फेल हो जाए। अगर एनएससी या बीएससी के सर्वर्स ही फेल हो गए तो आप किसी भी ब्रोकर के अकाउंट खोल लीजिए, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ब्रोकर लेवल पे इशू है तो बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं अगर आप उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग देख पा रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें ये तो पता था कि एक्चुअली मैंने ट्रेड क्या लिया है, पर ये नहीं पता चल पा रहा था कि अभी एमटीएम क्या हो रहा है। उसकी इन्वर्स पोजीशन ले ली जाए दूसरे ब्रोकर में, जिससे जो प्रोबेबल लॉस है उससे आप सेव हो सके। पर अब व्यूअर्स अब आपसे ये भी पूछेंगे कि चलिए मैंने उल्टी पोजीशन तो ले ली, पर इस तरह से तो मैं मार्जिन फिर कैसे यूटिलाइज करूंगा, कि मुझे फिर दोनों ब्रोकर्स के यहाँ मार्जिन रखनी पड़ेंगी। भाई मैं कैसे ब्रोकर के यहाँ कैसे डिवाइड करूँ, मुझे काम तो एक ब्रोकर के यहाँ करना है। तो देखिए इसमें एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आप दो ब्रोकर्स के यहाँ आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आधी आधी मार्जिन दो जगह रखिए, दो जगह अपने डाइवर्सिफाई करके रखिए। जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे करिए। अगेन फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये तो बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाएगा कि अब मैं एक जगह ट्रेड ले रहा हूँ तो दूसरी जगह भी मुझे ट्रेड लेना होगा। अब मुझे मतलब मैंने मान लीजिए अगर मैं 1 करोड़ के फंड से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने अगर 50-50 लाख दो ब्रोकर्स के यहाँ लगा लिए, तो मुझे जो पोजीशन है, क्योंकि आधी मार्जिन मुझे ब्रोकर ए से मिलेगी, आधी मार्जिन मुझे ब्रोकर बी से मिलेगी, तो मुझे ट्रेडिंग जो होगी वो दोनों जगह करनी होगी। फिर तो अपनी अगर मार्जिन यूटिलाइज करनी है तो या तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं एक जगह मार्जिन यूटिलाइज ना करूं और एक ही जगह ट्रेडिंग में करता रहूं, तो ऐसा जो मेरा ब्रोकर बी है उसको मैंने बैकअप की तरह रख लिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका गौरव जी इसमें ये है, जो एक इंटेलिजेंट ट्रेडर करेगा, या जैसे हम लोग अपने यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग भी ये चीज़ अपनाते हैं अपने कोर्सेज के दौरान, जब भी हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग यही नॉलेज देते हैं कि आप दो अकाउंट्स में एल्गो रन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ब्रोकर ए के सौदे आपके ऑटोमेटिकली ब्रोकर बी के प्लेटफॉर्म्स पे कॉपी हो जाएं। अब वो कॉपी होंगे कैसे, आप उसके लिए आप एल्गो प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। हर ब्रोकर जो है अपनी एपीआई बिल्ड करे रखता है, तो आप एपीआई के थ्रू पाइथन में कुछ ऐसी कोडिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू आपके ब्रोकर ए के सौदे ऑटोमेटिकली ब्रोकर बी में कॉपी हो जाते हैं। तो आप ट्रेड एक ही जगह करते हैं लेकिन आपके ट्रेड दो जगह आपके चले जाते हैं। इससे आप दोनों ब्रोकर्स की मार्जिन यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब आपकी ये सिचुएशन आती है, जब आपकी ये क्रैश की सिचुएशन आए, ब्रोकर ए मान लीजिए बंद हो गया, तो ब्रोकर बी में क्योंकि आप ऑलरेडी आधी मार्जिन यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो इन्वर्स पोजीशन आप जभी की जभी बना सकते हैं। तो इससे आपकी दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। आपका जो पैसा है वो भी आपका वेस्ट नहीं जा रहा, और जो आपकी क्रैश की सिचुएशन है उससे आप बच जाते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ एपीआई। यहाँ पे आज दो चीज़ें हमने समझी। सबसे पहली चीज़ जो सर ने मेंशन की कि कहीं ना कहीं वो क्लॉज के अंदर ही मेंशन्ड है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो ब्रोकर के पार्ट पे देखा जा रहा है तो ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ये खुद उस ट्रेडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। साथ ही साथ एपीआई का जो मेंशन यहाँ पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन जो हम बात करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इसको फ्यूचर बोला जाता है। तो जब हम एपीआई की बात कर रहे हैं तो एपीआई एक बहुत यूजफुल टूल हो जाता है ऐसे क्रैशेस के टाइम पे। एपीआई सर, क्या इसके अलावा भी एपीआई जो हम समझते हैं, क्या और भी कुछ बेनिफिट्स या कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे हम लोग आगे ले जा सकते हैं स्टूडेंट को सिखाने के लिए? देखिए एपीआई अगर आप ऑटोमेट अपनी ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो आपकी जो मैनुअल इंटरवेंशंस होती है
वो बहुत आपकी लिमिटेड हो जाती है। आपको फुल टाइम आपको 9 से 3:30 बजे तक बैठने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि जो मैनुअल ट्रेडिंग है, यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड इन दैट कि मैनुअल ट्रेडिंग में एक्चुअली आप स्ट्रेटेजी बना क्या रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले आप मैनुअल गाड़ी से सीखते हैं, उसके बाद आप ऑटोमेटिक या कोई सी भी गाड़ी चला सकते हैं। तो मैनुअल ट्रेडिंग की एक इम्पॉर्टेंस अपनी जगह है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यस, ऑटोमेशंस के थ्रू, स्पेशली मैं अगर डेरिवेटिव सेगमेंट्स की बात करूं, उसमें भी अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात करूं, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव्स में आपका जो मेनली एक जो कीमत है वो है टाइम की, और कितनी जल्दी आप वो अपॉर्चुनिटी क्रैक कर रहे हैं। बेसिकली डेरिवेटिव्स में आपको मिस प्राइसिंग मिलती है, तो वो मिस प्राइसिंग आप कितनी जल्दी कैच कर पा रहे हैं। और ये चीज़ जो आप कैच कर पाते हैं, दैट इज़ थ्रू एल्गोज, दैट इज़ थ्रू पाइथन लर्निंग, दैट इज़ थ्रू ऑटोमेशन। ऑटोमेशंस मेरे हिसाब से तो आजकल की बहुत बड़ी नीड बन चुकी है अगर आपको ट्रेडिंग में एज अ फुल टाइम करियर बनना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो यू डोंट रिक्वायर एन ऑटोमेशन। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आजकल बहुत टूल्स आ गए हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। उन टूल्स को आपको अच्छे से यूज़ करके आना चाहिए, जो कि अगेन क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स आपको मैनुअली मार्क करने हैं, आपको देखने हैं कि हाँ ये लग रहा है तो ये पैटर्न अब बन सकता है। लेकिन अब उस चीज़ के लिए भी टूल्स आ गए हैं जिसकी नॉलेज एक इन्वेस्टर को होनी बहुत ज़रूरी है। तो उन टूल्स का यूज़ करिए। अगर जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स को देते हुए आए हैं, और जैसे जैसे बाज़ार में और लॉन्चेस होते रहते हैं, हम लेटेस्ट टूल्स अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेशन जैसे कि एक बड़ी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक नीड बनता जा रहा है, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है ट्रेडर के लिए कि कहीं ना कहीं मैनुअल इंटरवेंशन अगर खत्म होता है तो ट्रेडर जो एक जगह स्टक हो गया है अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ, उसको ऑटोमेट करके एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जा सकता है। और ये जो एल्गोरिदम की नीड है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है। और कहीं ना कहीं जो आज फिनवेशिया के इस ग्लिच के बारे में मैंने बात किया, इस ग्लिच को भी टैकल करने के लिए बहुत हेल्पफुल एक एसेट की तरह काम आ सकती है। ठीक है सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए और एक नया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए।